दोस्तों, सुपर वुमन मानवी कहानी के 18वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एपिसोड नंबर 18 और चलिए शुरू करते हैं कहानी। विनोद और शंकर आपस में इस बात के लिए लड़ाई कर रहे थे कि वो कौन मानवी का पहला फर्स्ट मास्टर बनेगा। लेकिन तभी शंकर ने स्वीकार कर लिया था कि वो मानवी का सेकंड मास्टर बनने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके पास इतनी पावर विनोद की जैसी थी नहीं कि वो मानवी का पहला मास्टर बन सकता था। लेकिन मानवी ने इनकार कर दिया था कि वो उसकी पहले ही स्टूडेंट बनेगी और वो उसका पहला मास्टर बनेगा। विनोद ने तभी खुशी खुशी से शंकर से कहा, ओह, क्या तुम्हें अभी भी दर्द हो रहा है? मेरी मानवी की देखभाल पहले भी तुम कर चुके हो। अब मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। अब हम एक परिवार हैं, है ना? बलदेव शेखावत वहीं पर खड़ा था, लेकिन मानवी उसके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। वहीं शंकर ने कृतज्ञता पूर्वक सिर हिलाया। मानवी ने धीरे से आह भरी, कोई बात नहीं, जब तक मामला सुलझ गया है तब तक ठीक ठीक है। इसके अलावा आज रात वे उस शहर की तरफ जाने वाले थे जिस शहर में व्यक्ति को प्रकाश मंदिर ने भेजा था। वहां बैंगनी आंखों वाला, चांदी के बालों वाला दिव्य प्रिंस अर्पित गुप्ता था। वहीं जब मोहिनी को पता चला कि मानवी शहर में जा रही है, तो वह भी इंस्टीट्यूट से छुट्टी मांगकर उसके साथ जाना चाहती थी। लेकिन मानवी और बलदेव शेखावत ने उसे रोक दिया, क्योंकि प्लेग की बीमारी बहुत खतरनाक थी और वो नहीं चाहते थे कि मानवी के साथ साथ मोहिनी भी कोई खतरे में पड़ जाए। बेशक विनोद और रोहित तो उसके साथ जाने वाले थे। उस रात प्रकाश मंदिर द्वारा भेजा गया व्यक्ति बिल्कुल सही समय पर शेखावत महल पहुंच गया था। मानवी के साथ शहर की तरफ चल पड़ा। बलदेव शेखावत ने विशेष रूप से एक आरामदायक और विशाल गाड़ी की तैयार करवा दिया था, जिसमें वो 6 लोग बैठ सकते थे। मुलायम गद्दों के साथ गाड़ी में मोटे कालीन भी थे। जरूरत की हर चीज भी मौजूद थी, क्योंकि इस बार मानवी और उसके साथ जाने वाले सभी लोग असाधारण लोग थे। प्रकाश के मंदिर में दिव्य प्रिंस और जादूगर संत विनोद भी थे। चारों के गाड़ी में बैठने के बाद विनोद पीछे की तरफ झुककर झपकी लेने लगा। रोहित भी पीछे चुपचाप बैठा था। मानवी ने बड़ी शालीनता से और विनम्रता से दिव्य प्रिंस का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, दिव्य प्रिंस, इस बार मेरी सहायता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने अर्पित के ऊपर राजात्मक जादू का अनुभव किया था, लेकिन प्लेग ठीक नहीं हो पा रहा था। इस बार समस्या बहुत परेशान करने वाली थी। अर्पित ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो पवित्र मंदिर का फर्ज है। इसके बाद दोनों बिल्कुल चुप हो गए। गाड़ी में माहौल और भी अधिक गमगीन होता गया। इसके बाद चिरप चिरप व्हाइट एम्परर मानवी के बाहों के बाहर निकल गया। लहराता हुआ मानवी के कंधों पर चढ़ गया और फिर उसने सिर पर। उसके बाद उसने बेरहमी से उसके बालों को खींचना शुरू कर दिया। मानवी चुप रही, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वहीं मानवी के सिर पर रोएदार मुड़ देखकर अर्पित थोड़ा चौंक गया था। ये क्या था? मानवी का पालतू? उसने उसे जैसे भी देखा, लेकिन उसे मानवी ऐसी प्यारी सी पालतू जानवर पालने वाली इंसान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। चिरप चिरप व्हाइट एम्परर थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन मानवी ने इग्नोर कर दिया। तभी उसने अपने दोनों पंजों से मानवी के बाल पकड़ लिए और भयंकर झटका दे दिया। जब उसने मानवी के बाल झटके, तो मानवी ने अपने बालों को सेट करते हुए कहा, ठीक है, तुम इसे खा सकते हो। और ये कहते हुए मानवी ने अनिच्छा से पिछली सीट के खाने पर एक टोकरी निकाली। फिर चांदी के प्लेट और एक मांस का टुकड़ा भी निकाल लिया। उसने उस को चांदी के प्लेट में रखा और एक मंत्र पढ़ा, जिससे वो गर्म हो गया और आग का एक गोला बन गया। व्हाइट एम्परर खुशी से झटका। एक झटके के साथ वो प्लेट पर गया और उसने दोनों पंजे से उसको लपेट लिया और कुतरना शुरू कर दिया। तभी अर्पित ने थोड़ा जिज्ञासा से पूछा, ये किस प्रकार का जादुई जानवर है? उसके बाद का मानवी के कंधे उचकाते हुए ईमानदारी से उसने जवाब दिया, पता नहीं, वो बस व्हाइट एम्परर को देख रही थी और वो वहां पर बड़े चाव से खा रहा था। व्हाइट एम्परर न तो मांसाहारी था और न ही शाकाहारी, बल्कि सर्वाहारी था। जब उसको जो अच्छा लगता वो वहीं पर खा लेता था। इसके बाद गाड़ी में फिर से सन्नाटा छा गया। पूरी यात्रा में सन्नाटा छा रहा और मानवी वास्तव में प्रकाश के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मानवी के लिए प्रकाश का मंदिर ढोंगियों का एक समूह था। तभी भीम ने मानवी के मन में हलचल मचाते हुए कहा, मानवी, ये आदमी बहुत दिखावटी है। इसे लोग सचमुच परेशान हो जाते हैं और चाहते हैं कि इसका चेहरा फाड़ कर रख दे। लेकिन मानवी ने तुरंत डांटते हुए कहा, चुप करो, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ।
हमें कल सुबह शहर पहुंचना है। वहां बहुत सी चीजें हैं जिन्हें से हमें निपटना है। ये कहते हुए मानवी ने आंखें बंद कर ली और गाड़ी के पिछले हिस्से पर सिर टिकाकर सो गई। तभी भीम ने नाराजगी से कहा, दिव्या प्रिंस, वो तो बस कुतिया प्रकाश की देवी का शिकारी होता है। तुम बस इंतजार करो, एक दिन ऐसा आएगा, वो बदला लेगा। शहर पहले से ही पूरी तरह बंद कर दिया गया था। मानवी जब शहर पहुंची तो उसने देखा कि शहर के दरवाजे कसकर बंद थे। शहर के दरवाजों के बाहर कई साधारण तंबू लगे थे। ये वो लोग थे जो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। शहर के अंदर उन सभी के परिवार और दोस्त थे, वो अंदर जाना चाहते थे, लेकिन महामारी पहले ही फैल चुकी थी। स्वाभाविक रूप से और ज्यादा संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लोगों को अंदर आने या बाहर जाने के लिए मना कर दिया गया था। जब उन्हें पता चला कि गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति शहर का केयरटेकर मानवी शेखावत है तो बड़ी हलचल मच गई। भीड़ में से एक आदमी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, यंग मिस, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। मेरी पत्नी और बच्चे अंदर हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वो अभी कैसे हैं। तभी एक और लड़के ने कहा, मिस, मेरे पिता भी अंदर हैं। प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। मिस, लगातार रिक्वेस्ट भरी आवाजें आ रही थी। लोग धीरे धीरे गाड़ी को घेरने लगे और जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसे शहर के दरवाजे खुल गए। तभी सैनिकों की एक टुकड़ी लगातार उनकी तरफ दौड़ी और आम लोगों को भगाने लगी, जिसे गाड़ी शहर में प्रवेश करने के लिए रास्ता बन गया। इसके बाद उन्होंने आम लोगों को भगाना शुरू किया। हालांकि ये थोड़ा क्रूर तो था, फिर भी उन्होंने बहुत ही उचित व्यवहार किया और किसी को घायल नहीं किया। ऐसी गंभीर स्थिति में वे उपाय अपनाने में सक्षम थे। जाहिर है बलदेव शेखावत ने मानवी को शहर से निपटाने के लिए मदद करने के लिए जिन लोगों को भेजा था, उनके साथ वो खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे। तुरंत ही शहर के फाटकों पर ऊपर से एक आवाज आई, सब लोग कृपया अधीर न हो। मिस मानवी पहले ही पर्सनल रूप से आ चुकी हैं। ये मामला बहुत जल्दी सुलझ जाएगा। सभी लोग प्लीज अच्छी खबर का इंतजार करें। सभी को अंदर आने या बाहर जाने से रोकना आपकी सुरक्षा के लिए है। साथ ही प्रकाश के मंदिर के भव्य दिव्य प्रिंस भी आए हैं। सभी लोग प्लीज निश्चिंत रहें, जल्द ही अच्छी खबर आने वाली है। इसके बाद एक बार फिर शहर के दरवाजे बंद हो गए। लोग घबराए हुए थे पर बेवकूफ नहीं थे। शहर में अजीब से एक गंध फैली हुई थी। मानवी ने बाहर का नजारा देखने के लिए पर्दे हटाए। गलियों में कोई नहीं था, सारे दरवाजे बंद थे। यह अजीब सी गंध लाशों की सड़ती बदबू को छिपाने के लिए जलाई गई धूप बत्तियों की वजह से आ रही थी। इसके बाद गाड़ी महल में दाखिल हो गई। मानवी लोगों से गाड़ी को उतरने का इंतजार करने लगी। तभी कोई उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद था। उन्होंने सम्मान पूर्वक कहा, मिस मानवी, आपके सब ऑर्डिनेट्स लंबे समय से आपका इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए एक सभ्य युवक पास आया और आदरपूर्वक झुककर प्रणाम करते हुए बोला, आपके सबऑर्डिनेट्स को मास्टर बलदेव शेखावत ने इस स्थिति में निपटाने के लिए सहायता के लिए भेजा है और मेरा नाम अभिराज है। मानवी ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, आपकी कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। मानवी के चेहरे पर गंभीरता थी और उसने कमरे में प्रवेश किए बिना ही तुरंत कई आदेश जारी करते हुए कहा, प्लेग से मरने वालों का तुरंत अंतिम संस्कार कर दो। प्लेग से छुटकारा पाने के लिए हर दरवाजा हवादार होना चाहिए। जब सैनिक इन आदेशों का पालन कर रहे हों तो उन्हें मास्क पहनना होगा। मुझे प्लेग से संक्रमित लोगों से मिलवाओ, मैं उनके लक्षण देखना चाहती हूँ। मानवी ने साफ साफ देखा था, जिन सैनिकों ने पहले शहर के दरवाजों पर स्वागत किया, उन्होंने कोई निवारक उपाय नहीं किया था और ये खतरनाक बात थी। उसकी बात सुनकर अभिराज के चेहरे के भाव बदल गए। उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, आप अभी भी देखना चाहती हैं? मानवी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे आदेश का तुरंत पालन करो। उन लाशों का अभी दाह संस्कार करो। धूपबत्ती से सिर्फ दुर्गंध छुप सकती है और कुछ नहीं। मुझे उन सभी लोगों से मिलवाओ जो प्लेग से संक्रमित हैं, अभी के अभी। क्या तुम समझते हो कि अभी का मतलब क्या है? अभिराज ये सुनकर ही डर गया। फिर होश में आया और आदेश देने के लिए मुड़ गया, लेकिन कुछ सैनिक तुरंत पहने हुए मास्क और सेंटर में सभी दिशाओं में दौड़ते हुए निकले। जैसे अर्पित ने मानवी के असाधारण गंभीर भाव को देखा, मानवी के आदेश सुना, उसकी गहराई में एक रोशनी कौंध गई थी। जब मानवी ने प्लेग के संक्रमित लोगों की स्थिति देखी तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। यह प्लेग मध्यकाल का चेचक और ब्यूबोनिक प्लेग नहीं था। प्लेग से संक्रमित लोगों का लक्षण यह था कि त्वचा का रंग गहरा हो जाता था और फिर सड़ जाता था। बीमारी इंसान लार और खून से फैलती थी। तभी अर्पित की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। उसने पहले ही फैसला कर लिया कि यह कोई भी महामारी नहीं थी। वहीं मानवी के मन में एक भीम की आवाज गूंजी,
मानवीय प्लेग नहीं है, ये अंधेरे तत्व का निकला जहर है। हालांकि ये बहुत कम है, पर असल में ये काली आभा छोड़ रहा है। इस शहर पर काला जादू घूम रहा है और उसका लेवल कम नहीं है, वरना पूरा शहर के जादूगर ने इसे पहले ही खोज लिया होता। संक्रमित लोगों को एक बड़े और विशाल कमरे में रखा गया। हर एक व्यक्ति बीमार जमीन पर पड़ा था, करहा रहा था, और कमरे के अंदर की हवा सड़ती हुई छोटी चीजों से भरी हुई थी। अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। मानवी ने जमीन पर पड़े बीमार लोगों को देखा और बोहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? हालांकि उसने ये पूछा था, लेकिन मानवी को साफ पता था काले जादू के बारे में यहाँ किसी और कुछ को कहने की जरूरत नहीं थी। भीम एक प्रतिभाशाली काला जादूगर था। भीम की गंभीर आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे यकीन है, लेकिन इस तरह का दुर्भावपूर्ण जादूगर न केवल वो व्यक्ति डार्क है, बल्कि लंबे समय तक किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया नेक्रोमेंसर भी है। उसकी बात सुनकर मानवी थोड़ा हैरान हो गई। उसने चौंकते हुए कहा, क्या? नेक्रोमेंसर बड़े खतरनाक होते थे। हालांकि बहुत से लोग काले जादूगरों से नफरत करते थे और जादूगर एसोसिएशन भी उन्हें खत्म करने के लिए लोगों को भेजती थी। फिर भी और जादूगर नेक्रोमोनिस को मारने का अधिकार और कर्तव्य था, क्योंकि नेक्रोमेंसर सचमुच बहुत दुष्ट थे। तभी मानवी ने अर्पित की ठंडी आवाज सुनाई दी, ये प्लेग नहीं है। वहीं उसकी बात सुनकर विनोद ने भौहें उठाई और हंसते हुए कहा, हाँ हाँ छोटे दोस्त, बुरा नहीं है, तुम सच कह सकते हो, कोई प्लेग नहीं है। तभी भीम ने नफरत से जीभ चटकाते हुए मानवी के मन में कहा, छी, अच्छा मेरा सिर, फिर तुम जाकर उससे पूछो कि ये प्लेग नहीं है तो ये आखिर क्या है। अर्पित ने विनोद से कहा, शहर के जादूगरों ने इसकी खोज की, ये तो पहले ही हो चुका है। अर्पित ने तारीफ तो नहीं की, लेकिन उसके आखिरी शब्द शहर के जादूगरों को दोषी ठहरा रहे थे। शहर के जादूगर एसोसिएशन की एक ब्रांच भी थी। अर्पित ने विनम्रता और ईमानदारी से कहा, संत विनोद, ये किसी जादूगर की वजह से हुआ है, लेकिन मुझे इसकी बारीकियों के बारे में नहीं पता। भीम मानवी के मन में सोचते हुए बोला, ये जादू तो कब का गायब हो चुका है। यहाँ लोगों की मौत की आभा से संक्रमित करता है, फिर पूरे शहर में फैल जाता है, धीरे धीरे सड़ाता है जब तक वो मर नहीं जाते। इससे लोगों को तीव्र पीड़ा होती है। नेक्रोमेंसर अन्याय से मरे लोगों की भूतों की पीड़ा को सोकर उनकी शक्ति बढ़ाता है, और लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर है। वो असल में एक शहर के खिलाफ कदम उठा रहा है। उसके बाद सुनकर मानवी चौंक गई। मानवी ने चौंकते हुए विनोद से बोलना शुरू किया। विनोद ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ये एक भूत प्रेत है, 100 साल पहले ही इससे मैं मिला था। 100 साल? विनोद की बात सुनकर मानवी दंग रह गई। वो सोच रही थी कि इस साल मास्टर कितने साल के हो गए होंगे। तभी विनोद ने धीरे से आह भरते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि आज कोई ऐसा मिलेगा, और असल में नेक्रोमेंसर उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। तथाकथित प्लेग को खत्म करने का एकमात्र तरीका यह है कि। तभी भीम ने बड़बड़ाते हुए कहा, अरे वाह, इस बूढ़े में वाकई तो कुछ बात है। हालांकि उसका मूड खराब था, फिर भी उसने अंदर ही अंदर उसे स्वीकार कर लिया कि जादूगर विनोद वाकई कमाल के थे। नेक्रोमेंसर, ये शब्द सुनते ही अर्पित के चेहरे के भाव बदल गए। वो किसी और को बेहतर से जानता था कि नेक्रोमेंसर का क्या मतलब मौत है। सबसे दर्दनाक मौत। उन्हें मूल तो मिल गया, लेकिन उस जादूगर का ठिकाना मुश्किल था। वे सब अंधेरी, सबसे गुप्त जगह पर छिपते थे। आह! तभी अचानक उन सभी को एक शोकपूर्ण चीख सुनाई दी। बस एक मौत का सन्नाटा छा गया। वो बेचैन करने वाला था। चीख सुनते ही विनोद ने चीख की दिशा में देखा और कहा, क्या हो रहा है? वहीं मानवी बड़ी बेचैन थी। उसकी नजरें अपने सबसे नजदीकी बीमार लोगों पर पड़ी। उनकी त्वचा पहले ही काली पड़ चुकी थी, वो धीरे धीरे सड़ रहे थे। तभी उन लोगों की करुण चीखें सुनाई दी, जो इस बेड़ियों को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आत्महत्या कर रहे थे। तभी अर्पित ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, मानो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। थोड़ी देर बाद अर्पित ने एक चमत्कार सफेद रोशनी निकाल दी, जिसे एक विशाल कवच की तरह कचरे के संक्रमित लोगों को घेर लिया। यह हल्की रोशनी संक्रमित लोगों पर पड़ रही थी। धीरे धीरे उनकी ग्रह कम हो गई, लेकिन उस काले और सड़ते हुए शरीर को कोई राहत नहीं मिली। इससे सिर्फ लोगों को दर्द का एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन वो ठीक भी नहीं हो रहे थे। तभी विनोद ने कुछ गंभीरता से कहा, इसका कोई फायदा नहीं छोटे, सिर्फ इनका दर्द कम हो सकता है। बस अगर तुम इसे पूरी तरह से रोकना चाहते हो तो तुम्हें असली अपराधी का पता लगाना ही होगा। उसकी बात बिल्कुल सही थी। तभी अर्पित ने कहा,
मुझे पता है, लेकिन उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। मानवी ने मुड़कर देखा कि अर्पित के सुंदर चेहरे पर बैंगनी आंखों की गहराई में वास्तव में कुछ ऐसा था जो अलग था। अजीब बात थी। मानवी थोड़ी उलझन में थी, क्योंकि अर्पित ने उसे एक कठोर इंसान होने का एहसास दिलाया था। हड्डियों तक गहराई में सिरहन दौड़ गई थी। इसके अलावा अर्पित का स्वभाव भी उस तरह सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। लेकिन इस समय अर्पित ने जो कुछ भी किया, वो मानवी की जानकारी के बिल्कुल उलट था। तभी भीम ने मानवी के मन में कहा, दिव्य प्रिंस असल में खुद को आर्य समझ रहे हैं, जब उनके पास प्रकाश के मंदिर में शामिल होने और डॉक्टर को बनने की निजी कारण था। लेकिन भीम को देखकर वो दुखी हो जाता था। तभी मानवी ने भीम से उलझन में पूछा, दिव्य प्रिंस की इस नफरत का क्या कारण है? भीम ने तिरस्कारपूर्ण कहा, उसकी एक छोटी बहन है जो शारीरिक रूप से कमजोर है। उसका बीमार रहती है, इसलिए वह प्रकाश के मंदिर में शामिल होकर एक डॉक्टर, बाद में दिव्य प्रिंस बन गया। अभी उसकी छोटी बहन अपनी आयु बढ़ाने के लिए प्रकाश के मंदिर की औषधियों का उपयोग कर रही है, इसीलिए वो प्रकाश के मंदिर के लिए इतनी मेहनत करता है। तुम्हें क्या लगता है वो सचमुच दिल से इंसानों पर दया करता है? मानव को पलक झपकते ही समझ आ गया, इतने उदासीन व्यक्ति के बावजूद अर्पित ने मुझे मरहम क्यों लगाया था। आपको पता चला कि मुझे उसकी छोटी बहन के लिए था। इसके बाद मानवी ने चुपचाप विनोद से कहा, मास्टर, अब मैं आपको परेशान करूंगी। और ये कहते हुए उसने कमरे की तरफ देखते हुए पूरी तरह से संक्रमित लोगों से जो भरा हुआ था। स्वाभाविक रूप से विनोद मानवी की बात समझ गया। उसने अपनी छाती पीट ली और धीरे से कहा, चिंता मत करो, मैं तुरंत शहर के जादूगर एसोसिएशन के जादूगर को उस प्रेत के निशान ढूंढने और उसकी जांच करने के लिए बुलाऊंगा। उसकी बात सुनकर मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उन्हें उसका पता चल गया है तो सुनिश्चित कर लें कि आंख मूंद कर कोई कदम न उठाएं। विनोद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं सबसे पहले जादूगर एसोसिएशन को जगाऊंगा, फिर उन्हें बताऊंगा। मानवी ने धीरे से सांस छोड़ते हुए बीमार लोगों के भरे कमरे की ओर देखा। उसे रोहित की तरफ देखते हुए कहा, रोहित, चलो हम भी देखने चलते हैं। रोहित ने धीरे से कहा, जी मिस। ये कहते हुए मानवी के पीछे गया। उसका सिर झुका हुआ था। तभी मानवी ने विनम्रता से कहा, प्रिंस, मैं आपको इस सब की देखभाल करने के लिए परेशान करूंगी। अर्पित ने हल्के से कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये करना तो मेरा फर्ज है। इसके बाद मानवी रोहित के साथ दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने धीरे से आंख भरते हुए कहा, अर्पित के साथ बातचीत करते हुए उसे हमेशा घबराहट महसूस होती थी। शहर वीरान था। आम लोगों ने अपने अपने दरवाजे कसकर बंद कर लिए थे। बाहर एक परिंदा भी नहीं आ रहा था। तभी मानवी ने भीम से कहा, भीम, क्या तुम्हारे पास इस काली आभा को फैलने से रोकने का कोई तरीका है? मानवी और रोहित खाली सड़क पर चल रहे थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि दरवाजों और खिड़कियों की दरारों से कोई बुरी नजर उन्हें देख रही है। भीम ने उसकी बात का जवाब देते हुए साफ साफ कहा, हाँ, लेकिन ये बहुत तकलीफ देह है। काली आभा किसी भी ऐसी चीज में प्रवेश नहीं कर सकती जिसमें प्रकाश आभा हो। इन आम लोगों का शरीर प्रकाश कैसा होगा? कमजोर लोग जो अक्सर बीमार रहते हैं, और औरतें और बच्चे जो हमेशा कमजोर होते हैं, सबसे पहले संक्रमित होते हैं। हल्के शरीर वाले बहुत कम हैं। इसलिए जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए वे शारीरिक रूप से मजबूत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तभी भीम ने अश्लीलता से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसको फैलाने से रोकने का एक तरीका है। ये सबसे मोटी प्रकाश आभा किसकी है? बेशक, जवाब था अर्पित। भीम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, उस आदमी को बुलाओ और सभी लोगों को बपतिस्मा दो जो अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं। हर एक को उसके प्रकाश आभा प्राप्त कराओ। हाँ, इस से तुमको अस्थायी रूप से रोक सकते हो। कोई बुरी नीयत रखता है। इसके बाद भीम ने मन ही मन में सोचा, सिटी में अभी भी इतने लोग हैं। ये बैंगनी आंखों वाले, सांदे के बालों वाले सुंदर लड़के को मौत के घाट उतार देगा। भीम इसके बारे में सोचता था और वो इतना ही खुश हो रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर मानवी ने हल्के से कहा, यह उसका बेतुका फैसला होगा। अगर ये बपतिस्मा देने को तैयार है तो स्वाभाविक रूप से ये अच्छा होगा, लेकिन वो तैयार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद मानवी और रोहित ने शहर में गश्त की, लेकिन उन्होंने कोई असामान्यता नहीं मिली। इसके बाद मानवी ने धीरे से भीम से फिर पूछा, क्या आप समझ सकते हैं कि अंधकार में आभा कहाँ से आई है? ये कहते हुए बादलों से घिरे आकाश की तरफ देखने लग गई। भीम ने ईमानदारी से कहा,
फिलहाल कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़कें सुनसान और खाली थी। जब वे महल में वापस आए तो अर्पित पहले ही मुख्य हॉल में आराम कर रहा था। अर्पित ने जैसे ही मानवी को देखा तुरंत खड़ा हुआ। उसने कहा, मिस मानवी, तुम वापस आ गई। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरी एक गुजारिश है। उसके बात सुनकर मानवी थोड़ी हैरान हो गई। उसने धीरे से कहा, ओह। उसकी जानकारी को हैरान हो रही थी। अर्पित दरअसल उसे एक रिक्वेस्ट कर रहा था। अर्पित ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज मिस मानवी, इस शहर की कास्टलैन के रूप में अपने पोस्ट का उपयोग करके शहर के सभी लोगों को पब्लिक चौक में इकट्ठा करने के लिए कहे। मैंने पाया है कि डार्क आभा प्रकाश आभा से बहुत नफरत करते हैं। इसलिए मैं उन्हें एक बपतिस्मा देना चाहता हूं ताकि वे डार्क आभा से संक्रमित न हो। अर्पित की इस रिक्वेस्ट सुनने के बाद मानवी थोड़ी स्तब्ध रह गई। उसने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्पित ने पहले इस रिक्वेस्ट कर ली थी। तभी मानवी ने धीरे से कहा, लेकिन शहर में बहुत से लोग हैं। मानवी थोड़ा हिचकिचा रही थी। अगर ये सचमुच वैसा ही था भीम ने कहा था, तो ये वास्तव में संभव था कि अर्पित कई दिनों और रातों तक नहीं सो पाएगा। उसकी बात सुनकर प्रिंस ने कहा, पोप ने मुझे आपकी सहायता के लिए भेजा है, इसलिए आपको कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास काली आभा को फैलने से रोकने के लिए सबसे तेज तरीका है। उसकी बात सुनकर मानवी ने सिर हिलाते हुए कहा, ओह अच्छा, तो मैं तुरंत लोगों को बुलाकर काम करने के लिए कहती हूँ। उस नेक्रोमेंसर को ढूंढने के पहले वे किसी और को परेशान नहीं होने दे सकते थे। तभी मानवी के दिमाग में भीम की आवाज गूंज उठी, वाह, इस सुंदर लड़के को थका दो। लेकिन तभी मानवी ने भाव शून्यता से थैले में हाथ डाला और स्पिरिचुअल पत्थर को जोर से दबा दिया। उसके पत्थर को दबाते ही भीम ने जोरदार चीख मारी। आह। भीम एक मशीन की तरह था जिसकी पावर खत्म हो गई थी और उसकी आह की पिच लंबी थी। धीरे धीरे कम हो गई और ये कोई आवाज नहीं आई। जल्द ही शहर के लोग कास्टलैन में एक पब्लिक चौक में इकट्ठा हो चुके थे। अभिराज बहुत चतुर था। उसने पूरी चतुराई बता दी थी। उसने सबको बताया कि मानवी ने पहले ही प्रकाश के मंदिर से अंधकार के जादूगरों को शत्रुओं से इनवाइट किया था। प्रकाश के मंदिर का प्रिंस भी स्वयं आ चुका था। जब तक उन्हें केवल प्रकाश का बपतिस्मा प्राप्त होता था, जब तक उन्हें अंधकार की आभा का कोई और नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ता था। प्रकाश के मंदिर की लोकप्रियता असाधारण रूप से लाभदायक थी। लोग तुरंत ही पब्लिक चौक में इकट्ठा हो गए और मंच पर खड़े चांदी के बालों वाले प्रिंस को उत्सुकता से देख रहे थे। बैंगनी आंखें और चांदी के बाल पहले ही एक प्रतीक बन चुके थे, शांति और प्रकाश के मंदिर का प्रतीक। नीचे खड़े लोग अधिक बेचैन होते हुए आगे की ओर बढ़ते रहे। तभी इस अचानक मंच पे उन सभी को एक आवाज सुनाई दी, सब लोग डरो मत। मेरा मानना है कि हर कोई ये समझता है कि यह तथाकथित महामारी एक काला जादूगर है जो पर्दे के पीछे से परेशानी पैदा कर रहा है। हम जल्दी से अपराधी का पता लगा लेंगे, हवा को शुद्ध कर देंगे। महामहिम दिव्य प्रिंस तुरंत सब कुछ बपतिस्मा देंगे। हर कठिनाई बीत जाएगी। जल्द ही हर कोई शहर के बाहर अपने प्रियजनों के साथ मिल भी सकेगा। मुझे उम्मीद है तब तक हर कोई सैनिक के प्लानिंग का पालन करेगा। मैं शेखावत परिवार की कसम खाता हूँ कि यह मामला निश्चित रूप से हल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे मास्टर संत विनोद और जादूगर एसोसिएशन भी सहायता करेंगे। सभी लोग प्लीज निश्चिंत रहे, हम इस संकट को जल्द ही पार करेंगे। मानवी मंच पर खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसने अनाउंसमेंट की। विनोद ने एक छोटे से जादू का इस्तेमाल किया और इससे मानवी की आवाज और स्थानांतरित हो गई ताकि हर कोई सुन सके। धीरे धीरे सब लोग शांत हो गए। उनके चेहरे पर भी शांति छा गई। यह सही था। प्रकाश के मंदिर से दिव्य प्रिंस और जादूगर संत विनोद के साथ उन्हें किस बात का डर हो सकता था। जैसा कि मानवी ने कहा था, वे निश्चिंत रूप से इस संकट के बाहर निकलने में सक्षम होंगे। मानवी ने नीचे खड़े लोगों की तरफ देखा जो शांत हो गए थे। उसने धीरे से आंख भरी और फिर उसने अर्पित की तरफ मुड़ते हुए पूछा, दिव्य प्रिंस अब क्या? अर्पित ने बेरुखी से कहा, बस इसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहते हुए मुड़ा और कदम बढ़ा दिए। उसने अपनी आंखें बंद की। धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसने धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए एक लंबा सा थकाऊ मंत्र जपना शुरू कर दिया। सफेद रोशनी धीरे धीरे फैलती गई। अर्पित का जाप अभी बंद नहीं हुआ था। सफेद रोशनी आसमान से नीचे की ओर झुकी और एक विशाल ढाल बन गई जिसने पूरे पब्लिक चौक को ढक दिया। ये सब देखकर भीम ने आश्चर्य से चिल्लाते हुए कहा, बकवास! ये भयंकर आदमी वो वास्तव में उन सभी को बपतिस्मा देना चाहता है। हालांकि उसकी जादुई पावर बहुत मजबूत है। ये कार्रवाई वास्तव में खुद पर कठोर और खुद पर ज्यादा कठोर है। उसके बाद सुनकर मानवी ने कुछ नहीं कहा, बस भौहें सिकोड़ दी।
कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रही थी। सफेद रोशनी धीरे धीरे चमक रही थी। सबको न सिर्फ अपने शरीर में बल्कि अपने दिलों में भी गर्माहट महसूस होने लगी थी। यह सुकून का एहसास था। सफेद रोशनी अभी भी लगातार तिरछी चमक रही थी। अर्पित का जाप अभी भी बंद नहीं हुआ था, लेकिन उसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। भीम इतना खुश था कि वो उछल कूदल मचाना चाहता था। उसने खुशी से चिल्लाते हुए मन ही मन में कहा, प्यारे लड़के, जारी रखो, जितनी जल्दी तुम मरोगे पुनर्जन्म लोगे, रुकना मत, जारी रखो। लेकिन भीम ने यह बातें अपने दिल में ही कही। उसने मानवी को दोबारा ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इस समय उसका पूरा शरीर लगातार दर्द में आ गया था और मानवी की जानलेवा चुटकी सचमुच जानलेवा थी। विनोद ने अपनी भौहें थोड़ी सी ऊपर उठाई और मुंह उसका फड़क उठा। उसने मन ही मन में कहा, ओह, कोई आश्चर्य नहीं, बूढ़ा जब भी मुझसे मिलने था उसकी बढ़ाई करता था। उसका स्टैंड सचमुच सरल नहीं था। कहा जा सकता है कि इस पब्लिक में 10,000 से ज्यादा लोग थे और सचमुच उन्हें इस तरह का बपतिस्मा दे रहा था। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं। एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी अपनी प्यारी स्टूडेंट्स भी ऐसा कर पाएगी। नहीं, मेरी प्यारी स्टूडेंट्स निश्चित रूप से उससे भी आगे निकलेगी। दूसरे मानवी ने अर्पित के चेहरे को देखा, जो प्रतिदिन पीला होता जा रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ दी। क्या यह उसके लिए सादा नहीं था? और उसने इसके बारे में सोचा, उसे राहत मिली। बर्फ जैसे ठंडे व्यक्तित्व वाला यह व्यक्ति अपने दिल के एकमात्र कमजोरी के लिए ऐसा कर रहा था। ये कोई अजीब बात नहीं थी। हर किसी व्यक्ति की कमजोरी होती है, और कोई व्यक्ति या कोई चीज जिसकी वह सबसे अधिक परवाह करता है। काफी देर बाद अर्पित ने आखिरकार अपना जाप बंद कर दिया। सफेद रोशनी धीरे धीरे बिखर गई और अर्पित के माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। जैसे ही उसने जाप बंद किया, अर्पित लड़खड़ाने लगा और उसके पास खड़ी मानवी जल्दी से उसे सहारा देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। अब क्या करेगी मानवी? क्या अर्पित यहाँ पर गिर जाएगा? क्या होगा, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लिंक पर लाइक जरूर करें।